स्मॉल बिचेज। हाँ हाँ मैनेज को 1.5 सेकंड साइंस लाग। हाँ गोल गोल आई डेट 28। कहाँ पे? हाँ गोल आई है वो। हाँ ऊपर से ये दो दो आ रही हैं को गेस करना है ना नीचे वाले में। ठीक है स्टार से सर। हाँ हो गया बोर्ड तो चल जाएगा आपको। करें शुरू करें हैं ठीक है। आज का नया टॉपिक रहेगा कॉकरोच। तिलचट्टा। एज यूजुअल अपन सबसे पहले वर्गीकरण लेते हैं। फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा,
सब क्लास टेरिगोटा, ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, जीनस जिसकी डिटेल लेंगे पेरिप्लेनेटा, स्पीसीज अमेरिकाना, ये कैपिटल पी से स्मॉल ई से। आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, टेरिगोटा, ऑर्थोप्टेरा, पेरिप्लेनेटा, अमेरिकाना। ओके, अब एक और इसी तरह का कॉकरोच है, वो है, उसका जीनस है ब्लाटा, स्पीसीज है ओरिएंटेलिस। देखिए, घरों में आप दो तरह के कॉकरोच देखते हैं, एक छोटे एक बड़े। कई बार कंफ्यूजन क्या होता है कि भाई छोटे कॉकरोच हैं, कुछ दिनों बाद बड़े हो जाएंगे। ना, दोनों की प्रजाति अलग है। जो छोटे छोटे कॉकरोच दिखते हैं हर जगह, ये तो ये है छोटा साइज। और जो बड़े कॉकरोच दिखते हैं वो ये हैं बड़ा साइज। और अपने सिलेबस में ये है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। वो कभी बड़े नहीं होंगे, जिंदगी भर छोटे ही रहेंगे वो। ये तो रहा इसका वर्गीकरण। अब आप
एज यूजुअल प्रकृति तथा आवास। हैबिट एंड हैबिटेट। राइट, पहला पॉइंट देखिए, दो तरह के प्राणी हैं, एक सॉलिटरी, दूसरा कॉलोनियल। सॉलिटरी माने एकल और कॉलोनियल माने निवही। तो ये अकेला मिलेगा, सॉलिटरी है। तो पहले पॉइंट में लिखना एकल। दूसरा पॉइंट इसी में। अब दो तरह के प्राणी हैं, आगे इन सब की परिभाषा अलग से लिखवा दूंगा वर्गीकरण के टाइम, कि भाई ये परजीवी हैं, सहजीवी हैं, सहभोजी हैं या मुक्त जीवी है। तो ये जो कॉकरोच है कैसा है? मुक्त जीवी, एकल मुक्त जीवी, किसी में निर्भर नहीं है भाई, मुक्त जीवी। ओके, अब कभी आप दिन में कॉकरोच देखते, भूरे भटके दिख जाओ, अंधेरे में बात अलग है, बाकी तो रात्रि में निकलते हैं। ये पॉइंट भी मैं वर्गीकरण के समय क्लियर करूंगा कि दिनचर क्या है, रात्रिचर क्या है, संध्याचर क्या है। ये कैसा है? रात्रिचर। मजबूरी में बाहर निकल जाए कोई बात नहीं, पर इसकी प्रेफरेंस कैसी है? रात्रि के समय बाहर निकल जा। तो लिखिएगा रात्रिचर। अब क्या कॉकरोच जल में मिलता है? नहीं ना। तो कैसा प्राणी हो गया? थल पर रहने वाला। और थलीय प्राणी, इसको थल पर रहने वाले क्या कहो गया? थलीय या स्थलीय। नेक्स्ट पॉइंट। अब थल पर प्राणी या तो चलेगा या फिर तेज दौड़ेगा या उड़ेगा। इसके पंख हैं, कीट है ना ये तो, पर ये कर्सोरियल है। कभी कभार कम धीरे चलता है, अदरवाइज तो तेजी से बच कर निकल जाएगा। तो इसको कहते हैं कर्सोरियल, तेज दौड़ने वाला। पर यदि खतरा आ जाए तो छोटी उड़ानें भरता है, जंप करके चला गया, ये नहीं उड़ जाए ना। ये कहते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है घरेलू उड़ान, ये घरेलू उड़ान भरता है, छोटी सी उड़ान, बच के निकल गया। तो तेज दौड़ने वाला तथा खतरा आने पर छोटी उड़ानें भरता है। तो लिखिएगा यह एक तेज दौड़ने वाला प्राणी है, ब्रैकेट में अंग्रेजी का शब्द लिख देना बच्चों, कर्सोरियल, तथा खतरा आने पर छोटी उड़ानें भरता है। खतरा आने पर छोटी उड़ानें भरता है। नेक्स्ट पॉइंट। अब इसको खाने में क्या पसंद है? भाई हर जीव को भोजन चाहिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो कुछ प्राणी शाकाहारी, कुछ मांसाहारी, कोई सर्वाहारी, कोई अपरदभक्षी, कोई मृत्योपजीवी, ये सब लिखवाऊंगा वर्गीकरण के समय। ये इसके लिए कोई चॉइस नहीं है, मिल जाए वे कम है क्या, वैसे इसके पास खूब खाने को रहता है। ये सर्वाहारी प्राणी है, पर
इसकी एक अजीब सी स्थिति देखने को मिली। रास्ते में आने वाली हर वस्तु को चखता हुआ चलेगा खाने के तो खा लेगा, नहीं तो आगे चल देगा। भाई आप प्रकृति और आवास लिख रहे हो ना, प्रकृति है तो लिखिएगा यह एक सर्वाहारी प्राणी है, अंग्रेजी में लिख दो ओमनिवोरस, तथा रास्ते में आने वाली हर वस्तु को चखता हुआ चलता है। रास्ते में आने वाली हर वस्तु को चखता हुआ चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, हर वस्तु को चखता हुआ चलता है। देखो मैं इसकी बाह्य संरचना कराऊंगा। आपने पहले भी नाम सुना होगा श्रृंगिका, एंटीनी, बहुवचन श्रृंगिकाओं को। तो इसकी एक आदत नोटिस में आई कि जब ये चलता है ना तो श्रृंगिकाओं को जमीन के संपर्क में रखता है, जैसे कि पूरे माहौल को इसको पता लग जाए। तो लिखिएगा यह चलते समय श्रृंगिकाओं को जमीन के संपर्क में रखता है। जमीन को या आधार को, जो भी इसका आधार है, आधार की सतह पर संपर्क में रखता है। लकड़ी पे चलेगा तो लकड़ी का आधार हो गया, जमीन है तो जमीन है, मार्बल का आरंग है तो मार्बल के उसमें से, तो आधार के संपर्क में रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, और क्या विशेषता है? आपसे कहें कि आप कॉकरोच ढूंढ के लाओ, एमएससी में तो करते थे हम लोग, बाद में तो खैर सुविधाएं हो गई। बाकी हम लोगों को कहते कॉकरोच आओ, अब काम पढ़ना होता है। कहाँ जाएं कॉकरोच ढूंढने? आप कहाँ जाओगे? आप देखिए, कॉकरोच उन नम, अंधेरे व गर्म स्थानों में मिलता है जहां कार्बनिक भोजन की बहुलता होती है। कार्बनिक भोजन, ऑर्गेनिक फूड। तो लिखिएगा यह उन नम, अंधेरे व गर्म स्थानों में पाया जाता है जहां कार्बनिक भोजन की बहुलता होती है। कार्बनिक भोजन की बहुलता, बहुतायिकता होती है। जैसे रसोई, गोदाम, बेकरी। अब बेकरी में सामने दुकान सजी सजाई है, पर अंदर तो आप जानते हो क्या हालत है। रेस्टोरेंट के अंदर देखो किचन क्या बुरा हाल है। देमार कॉकरोच, लेट्रिन्स इत्यादि। जैसे राजस्थान न्यूज़ टीम की बात करूं मैं, क्योंकि मैं वहीं रहा, तो बाद में ग्रैंड्स पैसा खूब आता है, तो एक एनिमल कैचर रख लिया भाई, कॉकरोच एनिमल पकड़ के लाए। उसको रात को कहते थे, सुबह तो 400-500 कॉकरोच लिया था, शाम को कहते थे। तो भाई तो कहाँ से लाता है? कि साहब मैं एक ढक्कन खोलता हूँ गटर का और उसमें तो ऐसे मार के पकड़ के भर के ले आता हूँ। आधा घंटे में 500 कॉकरोच लेता है। एक कॉकरोच के 200 रुपये लेता था, अगला 5000 रुपये हो गए। यह है। तो ऐसे स्थानों पर ये बहुतायत से मिलेंगे। तो ये सारा इसका कौन हो गया? प्रकृति तथा आवास। कहाँ कहाँ कॉकरोच अपने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज और लिखिएगा, एक पॉइंट और लिखो।
अब आपसे पूछ लें कि कॉकरोच मिलता है भारत में, एशिया में, यूरोप में, अमेरिका को छोड़ के सब जगह ना, ये सर्वव्यापी है, कहीं नहीं छोड़ता ये। तो लिखिए, यह एक सर्वव्यापी प्राणी है, सर्वव्यापी। आप सोचो जब रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं, खैर अब तो बहुत एडवांसमेंट हो गया, पर आपने देखो ना वो काउंटडाउन शुरू करते हैं, तो उस काउंटडाउन में एक चरण ये है कि कहीं कॉकरोच या उसका अंडा कहीं छुपा नहीं रह जाए। ये वहां भी जा सकता है, कोई भी तार काट देगा, सब कल्याण हो गया सारा। तो शिप में मिलेगा, हवाई जहाज में मिलेगा, सब जगह एक कॉकरोच मिलता है, सर्वव्यापी। और पानी में पड़ा रह गया तो महीनों तक जिंदा रहता अगला। अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, ठंडा हो कैसा भी हो, सब जगह मिलेगा, क्योंकि इतना हार्ड प्राणी है, इसकी सहने की क्षमता, विविध वातावरण के सहने की क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सर्वव्यापी प्राणी है। ओके, अब लिखिएगा बाह्य संरचना। मॉर्फोलॉजी। पहला पॉइंट, इसका शरीर पृष्ठ अधर चपटा होता है, पृष्ठ अधर चपटा तथा द्विपार्श्व सममित होता है। द्विपार्श्व सममित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका शरीर वास्तविक विखंडित होता है। केचुए का भी क्या बताया था? वास्तविक विखंडित, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। अब यहां वास्तविक विखंडन में याद हो तो बताया था खंडों की संख्या निश्चित। तो यहां भ्रूणी अवस्था की बात करें तो इसकी भ्रूणी अवस्था और वयस्क में थोड़ा सा अंतर है। भ्रूणी अवस्था में 11 खंड मिलते हैं इसके शरीर में, पर बाद में एक खंड विलुप्त हो जाता है और वयस्क में कितने पाए जाते हैं? 10 खंड। तो लिखिए, भ्रूणी अवस्था में इसके शरीर में 11 खंड होते हैं, लेकिन वयस्क के शरीर में 10 खंड पाए जाते हैं। वयस्क के शरीर में 10 खंड पाए जाते हैं। तो जब एग्जाम में खंडों की संख्या पूछें तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना कि भ्रूणी पूछ रहे हैं या वयस्क। अगर कुछ नहीं दे रहे तो वयस्क मानना, भ्रूणी तो कब मानोगे जब प्रश्न भ्रूणी कहे। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट, इसके शरीर का रंग गहरा भूरा होता है। डार्क ब्राउन। मॉर्फोलॉजी चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके शरीर को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला हेड, सिर कहो या शीर्ष कहो, इसमें 6 खंड होते हैं और ये 6 खंड समेकित होते हैं, अलग अलग दिखाई नहीं देते। दूसरा भाग है थोरैक्स, वक्ष, इसमें 3 खंड हैं और उसके बाद है एब्डोमेन, उधर यहाँ यहाँ 7 खंड हो गए। नहीं, सही था। अरे 1 मिनट रुको, गलती हो गई मेरे से, 10 खंड हो गए। गलती चल नहीं सकती ना ज़्यादा। यहाँ लिखिए आप, भ्रूण अवस्था में, मैं उदर की बात कर गया, यहाँ 20 खंड और 19 खंड। ये हैं 10 खंड वयस्क में और 11 खंड भ्रूण में। तो कौन से भाग का खंड विलुप्त हुआ? उदर भाग का। 10 और 11 में वो लिख गया उदर का, तो 10 और ये 19 और ये मिल गए 20। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वयस्क हो या भ्रूण हो, वयस्क भ्रूण एक, यहां अंतर आ गया। ओके, अब देखा जाए तो एक एक भाग को अलग रख लो। हेड पर क्या मिलेगा? तो हेड पे बहुत सारी रचनाएं हैं। अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो उस हेड की एक एक रचनाओं को अभी ले लें या एक साथ ले, बाद में ले लें। उचित रहेगा हेड को पूरा ही कर लो एक साथ। हेड पे जो जो मिलता है उसका जिक्र अभी कर दें। पर जैसे हेड पर कंपाउंड आइज मिलेंगी संयुक्त नेत्र, उसको तो मुझे 2 घंटे चाहिए, तो करा ही नहीं सकता अभी तो लिख देंगे कंपाउंड आइज ऐसा बनाकर, लाइक दैट। हेड, सिर या शीर्ष, यह एक पियर शेप्ड नाशपति नुमा रचना है। इसका निर्माण 6 खंडों के समेकन से होता है।
इसका निर्माण 6 खंडों के समेकन से होता है। लिसन, अब ये जो सिर है ये किससे जुड़ेगा? वक्र से ही तो जुड़ेगा। फिक्स है या गतिशील है? जैसे अपना गतिशील है तो कौन सी अवस्था में चलेगा? चल या गतिशील अवस्था में। पर किसकी सहायता से? अपना सर किसकी सहायता से जुड़ा है? ग्रीवा। ये भी किसकी सहायता से जुड़ा है? ग्रीवा। पर अपना तो बिल्कुल सीधा है और ये अपने वक्र से जुड़ता है 90 डिग्री पर। अंतर पड़ गया ना थोड़ा सा? तो लिखिएगा यह सिर गतिशील अवस्था में एक छोटी व पतली ग्रीवा की सहायता से वक्ष भाग से 90 डिग्री मानी समकोण पर लगा रहता है। समकोण पर लगा रहता है। आई होप सो पॉइंट इज क्लियर। ओके, मान लीजिए ये इसका वक्ष है, ये इसका सिर है, तो ये सिर का ऊपर का भाग, तो ये नीचे मुंह हो गया और मुंह में कौन होंगे? जबड़े होंगे। तो ऐसे सिर को कहते हैं हाइपोगनेथस, माने उसके नीचे की तरफ, उसके अधर सतह पर मुख होता है। अपना मुख तो सामने की तरफ है, उसका मुख कहाँ है? अधर सतह पर। उसको कहते हैं हाइपोगनेथस। नेक्स्ट पॉइंट, इसका सिर हाइपोगनेथस होता है। अर्थात मुख की सिर की अधर सतह पर मुख पाया जाता है। राइट? ओके, अब एक छोटा सा डायग्राम बनता है सिर का। एक मिनट, थोड़ा सी दिक्कत आएगी, नहीं फिर भी ऑटोमेटिक में शेप तो ऐसी है नहीं। बन गया, बना लो।
अभी तो अंग्रेजी लिख देता हूँ, फिर हिंदी लिख दूंगा। वर्टेक्स एपिक्रेनियल प्लेट्स एपिक्रेनियल suture फ्रॉन्स क्लाइपियस लेब्रम जैना 1 जैना 2। सिंपल आई कंपाउंड आई एंटेनरी सॉकेट एंटीना इसके 3 पार्ट हैं। एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। डन। देखो भाई,
सिर का सबसे ऊपर का भाग कौन है? वर्टेक्स। और ये वर्टेक्स दो एपिक्रेनियल प्लेट से बना है। दोनों एपिक्रेनियल प्लेट एक खांच के द्वारा अलग रहती है, जिसका नाम है एपिक्रेनियल सचर खांच। ये पॉइंट क्लियर हुआ? हिंदी लिखवा दूंगा। अब इन प्लेट्स के नीचे मिलता है फ्रॉन्स। फ्रॉन्स के नीचे है क्लाइपियस। क्लाइपियस से लगा है गतिशील अवस्था में लेब्रम। इसके दोनों तरफ लगे हैं दो जैना। वर्टेक्स के दोनों तरफ लगे हैं दो संयुक्त नेत्र। प्रत्येक संयुक्त नेत्र के पास एक सरल नेत्र और संयुक्त नेत्र के पास दो श्रृंगिका एंटीना। प्रत्येक श्रृंगिका गतिशील अवस्था में एक खांच में लगी है, श्रृंगिका खांच, एंटीनरी सॉकेट। अब इस श्रृंगिका के तीन भाग हैं, 1 2 3। इनको लिखवाना है। क्लियर हो गया डायग्राम? इसको ऊपर कर दो। बन गए बेटे आप? लिखेगा, सिर के ऊपरी भाग को वर्टेक्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वर्टेक्स के दोनों तरफ दो संयुक्त नेत्र लगे रहते हैं जो काले रंग के होते हैं। काले रंग के होते हैं। कंटिन्यू। प्रत्येक संयुक्त नेत्र वृक्कनुमा आकृति का होता है। प्रत्येक संयुक्त नेत्र वृक्कनुमा आकृति का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों संयुक्त नेत्रों के पास दो सरल नेत्र लगे रहते हैं। दो सरल नेत्र लगे रहते हैं। कंटिन्यू। इन सरल नेत्रों को ओसिलाई या आई स्पॉट्स भी कहते हैं। इन सरल नेत्रों को ओसिलाई या आई स्पॉट्स भी कहते हैं। कंटिन्यू। इन सरल नेत्रों में वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है, लेकिन ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है, लेकिन ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं।
ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त नेत्रों के पास एक जोड़ी संघिकाएं गतिशील अवस्था में, फिक्स नहीं है भाई, गतिशील अवस्था में संग्रिका खांचों में लगी रहती हैं। संग्रिका खांचों में लगी रहती हैं। ओके, फिर याद करो, संग्रिका के 3 भाग लिखिएगा। कंटिन्यू। प्रत्येक संग्रिका के 3 भाग होते हैं। पहला स्केप, आधारीय भाग। दूसरा पेडिसल, देखा जाए तो इसका वृंत है। तीसरा फ्लैजिलम, कशाप। अब ये फ्लैजिलम है ना, याद करो डायग्राम में बहुत सारे खंड हैं इसमें। तो धागेनुमा है, पतला है, लंबा है और बहुखंडीय है। तो देखिए, इसका फ्लैजिलम माने कशाब पतला, कौमा लंबा, कौमा धागेनुमा तथा बहुखंडीय होता है, मल्टी सेगमेंटेड, बहुखंडीय होता है। अब इस फ्लैजिला है ना, इस फ्लैजिलम पर संविदांग लगे हैं। अभी आप लिखाया था कि चलते समय संगिकाओं को आधार के संपर्क में, जमीन के संपर्क में रखेगा। क्यों? क्योंकि इस पर पाए जाते हैं स्पर्शग्राही और इस पर पाए जाते हैं रसायन गंधग्राही। तो स्पर्श से पता लग जाएगा और गंध से पता लग जाएगा। तो इस फ्लैजिलम पर स्पर्शग्राही तथा गंधग्राही पाए जाते हैं। स्पर्शग्राही तथा गंधग्राही पाए जाते हैं। हेड पर इतना लिखूंगा अभी।
क्योंकि प्लेटों का जिक्र तो बाह्य कंकाल में करेंगे, अभी करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि बाह्य कंकाल अलग से एक हेडिंग दे दें कि सिर का बाह्य कंकाल कौन है, वक्ष का बाह्य कंकाल कौन है, उसमें ले लेंगे। तो सिर पर जितने भी रचनाएं थी वो आपको बता दी। क्या क्या लगा है सर पे? एक जोड़ी श्रृंगिका, एक जोड़ी सरल नेत्र, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र और आधार पर मुख। ये भी लिख लो। सिर के आधार पर मुख स्थित रहता है। जिसके चारों तरफ मुखांग माउथ पार्ट्स लगे रहते हैं। मुखांग अलग से लेंगे, संयुक्त नेत्र अलग से लेंगे, समय लगेगा। ये तो इसका पहला भाग हो गया। दूसरा भाग ग्रीवा, नेक, वैसे लिख चुका हूं इसके बारे में, फिर भी लिख देते हैं। यह एक छोटी व पतली रचना है। छोटी व पतली रचना है। मैंने इसको अलग से कोई भाग नहीं माना। इसका काम क्या है? सिर को धड़ से जोड़ना, वक्ष से जोड़ना। देखिए, यह सिर को वक्ष से जोड़ने का कार्य करती है। सिर को वक्ष से जोड़ने का कार्य करती है। तो चाहो तो आप इसको 2 नंबर मत दो, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा, और इसको स्टार पॉइंट दे दो और 2 नंबर पे लिख दो वक्ष। जो 3 ही भाग है ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, 3 भाग लिखे 4 नंबर जा रहा है। अब इसका वक्ष जो है 3 खंडों से बना है, और उन खंडों का नाम है प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स तथा मेटाथोरैक्स। तो लिखिएगा, इसका वक्ष भाग तीन खंडों से बना होता है, जिनको प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स तथा मेटाथोरैक्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका वक्ष का जो डोर्सल साइड है उससे 2 जोड़ी पंख, डिटेल बाद में लेंगे, और अदर साइड पर 3 जोड़ी टांगे, इनको भी अलग से लेना पड़ेगा, लगी रहती हैं। तो लिखिएगा, वक्ष की पृष्ठ सतह से 2 जोड़ी पंख तथा अधर सतह से
3 जोड़ी टांगें लगी रहती हैं। तीन जोड़ी टांगें लगी रहती हैं। इनको एक एक करके डिटेल लेंगे, पर अब इतना समय नहीं है ना, इसलिए एक पॉइंट और लिखना। ये जो वक्ष है उसकी समझा रहा हूं। पार्श्व अधर सतह पर 2 जोड़ी श्वास रंध्र लगे रहते हैं। एक जोड़ी लगा है प्रोमीजोथोरैक्स के बीच में, किसी एक पर नहीं है, और दूसरी जोड़ी लगी है मीजोमेटाथोरैक्स के बीच में। ये है, ये भी कहाँ लगे हैं? वक्ष से। टोटल इसमें आगे बताएंगे 10 जोड़ी श्वास रंध्र हैं, पर वक्ष पर कितने हैं? मात्र 2 जोड़ी। तो लिखिएगा, वक्ष की अधर पार्श्व सतह से दो जोड़ी श्वास रंध्र लगे रहते हैं। फुल स्टॉप एंड कंटिन्यू। ये जैसे मैंने लिखा वैसे, ये प्रो ओब्लिक मीजोथोरैक्स तथा मीजो ओब्लिक मेटाथोरैक्स पर स्थित रहते हैं। प्रो ओब्लिक मीजोथोरैक्स तथा मीजो ओब्लिक मेटाथोरैक्स पर स्थित रहते हैं। इसका डिटेल अलग से लेना पड़ेगा। तो अपन ने हेड लिया, हेड पर अपने श्रृंगिका की डिटेल ले ली, ठीक है ना। वक्ष लिया, अब वक्ष पर अपने को पंखों की और टांगों की अलग से डिटेल लेनी पड़ेगी। इससे पहले मैं आपको उधर लिखवा दूं, तो तीसरा हेडिंग डाल दो एब्डोमेन, उधर, ये कर लेंगे। उधर लेने के बाद पंखों के बारे में, टांगों के बारे में, ये सब लिखवा देंगे उधर। तीसरा भाग हो गया ना इसका। पहला क्या था? हेड, दूसरा थोरैक्स और तीसरा एब्डोमेन। दैट्स ऑल फॉर। पंखा प्लग निकला हुआ था, गर्मी की लग रही, पढ़ाने में